हेलो दोस्तों। इस वक्त हम सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं, जो कि राजस्थान का एक ज़िला है, और हम आपको लिए चलते हैं रणथंभौर फोर्ट। रणथंभौर फोर्ट किसने बनाया था, क्यों बनाया था, रणथंभौर किला का निर्माण क्यों किया गया था और इसको अविजयी किला क्यों कहा गया था। किसी भी शासक ने इसको पूरी तरह से जीता नहीं था, और जिसने भी जीतने की कोशिश की वो जीत नहीं सका। तो आइए इसके बारे में पूरा ऐतिहासिक इसका परिदृश्य क्या रहा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, और इतिहास में इसको किस नाम से जाना गया और क्यों जाना गया, और इसकी महानता की जो गाथा है वो क्या है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं रणथंभौर फोर्ट यानी रणथंभौर किला क्या है और इसमें क्या चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं। जैसे ही एंट्रेंस गेट है हमारा, यहाँ आप देख रहे हैं कि इस किले को बहुत खूबसूरती से किस तरह बनाया गया है, और फिर इसमें सिक्योरिटी के इंतज़ाम कितने अच्छे किए गए हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि डायरेक्ट एंट्रेंस गेट नहीं है ये। पहले उस ज़माने में ये सीढ़ियाँ यहाँ से नहीं होती थी, बल्कि सीधा जो है वो एंट्रेंस होता था। तो हाथी के ज़रिए कोशिश की जाती थी कि इन दरवाज़ों को खोला जाए। इनमें जो सबसे पहला गेट है वो नवलखा पोल गेट है, और देखिए दरवाज़ों को किस तरह मजबूती से बनाया गया है। इसमें कीलें लगाई गई हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल उस वक्त हाथी ही होता था जो बड़े बड़े दरवाज़ों को खोलने का काम करता था। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो कीलें लगाई गई हैं वो इतनी मजबूत हैं कि हाथी से ज़ख्मी हो जाए। और जो यहाँ पे प्लेस है वो ऐसा है कि हाथी ठीक से ना आ सकें और दरवाज़े के अंदर एंट्रेंस इनका ना हो सके। ये दीवार भी काफ़ी मोटी है, कई मीटर ज़्यादा चौड़ी है। तो सिक्योरिटी के हिसाब से भी जो ये बनाया गया है वो बहुत मजबूत है। और ये पूरी पहाड़ी पर बनाई गई है। आप ये देख रहे हैं, यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 550 से 600 फुट बताई जाती है। और इतनी ऊंचाई पर ये पूरी बनाई गई है। इसके चारों तरफ जंगल है, और इस जंगल में ये पूरे फोर्ट को बनाया गया है। कहा जाता है कि 5वीं सदी में राजा जयंत ने इसे बनाया था, और आप देख रहे हैं इसकी भव्यता। ये जो सामने आपको मूर्ति नज़र आ रही है, ये असल में इसके पीछे का जो इतिहास है वो ये है कि जब राजा हमीर अलाउद्दीन खिलजी से हार गए थे। असल में इसको हारना, इस किले तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जंगल की सिक्योरिटी में आना, फिर उसके बाद यहाँ तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल काम था। तो इसका इतिहास ये है कि राजा हमीर के जो 3 बड़े कमांडर थे, रणमल और रंतीपाल और शमंत गोजराज, इन तीनों को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी तरफ मिला लिया था, और मिलाने के बाद फिर इस किले पर उसने चढ़ाई कर दी थी, और अलाउद्दीन खिलजी फिर जीत गए थे। तो उनमें से एक रणमल का ये सर है, जिसको बाद में राजा हमीर ने इसको काट कर यहाँ लगा दिया था। तो ये वो मूर्ति है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर हाथी पोल। हाथी पोल, राजस्थान में सारे गेट को हाथी पोल कहते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है वो स्टोन स्ट्रक्चर हाथी के टाइप का है, तो इसलिए इसका नाम हाथी गेट या हाथी पोल दिया गया है। वही सिक्योरिटी है, इसमें आप सीधा देख रहे हैं कि सीधा गेट है, क्योंकि गेट कोई भी जो है वो डायरेक्ट नहीं आ सकता, और सिक्योरिटी के हिसाब से काफ़ी मजबूत इसे बनाया गया है। आइए ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब हम यहाँ पर तीसरे गेट की तरफ पहुँच गए हैं, और ये तीसरा गेट है जिसे कहते हैं गणेश पोल। इस वक्त हम गणेश पोल गेट पर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड गणेशा का एक मूर्ति रखा हुआ है, और कहा जाता है कि ये कई सौ साल पुरानी है। तो इसी के नाम पर इस गेट का नाम भी लॉर्ड गणेश पोल यानी लॉर्ड गणेश दरवाज़ा रखा गया है। दरवाजे में छोटा दरवाज़ा भी होता था, ताकि जो सैनिक है वो उसको देख सकें कि क्या चीज़ें चल रही हैं। सामने से देख रहे होंगे, सामने कितनी बड़ी खाई है, तो दुश्मन किसी किले में ना तो चढ़ सकता है, ना ही हमला कर सकता है। किले की दीवारें काफ़ी मोटी हैं सिक्योरिटी के हिसाब से, कि किसी भी तरह इसको भेद पाना
बहुत मुश्किल है। ये जो गेट है इसको अंधेरी पोल गेट नाम दिया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब राजा अमीरदेव बैटलफील्ड से जंग जीत कर आते थे तो यहाँ से उनकी जो रानी है वो फूलों की वर्षा करती थी, तो इसलिए इसका नाम ये अंधेरी पोल है। आगे जो रास्ता है वो थोड़ा सा अंधेरा सा है और फिर उससे ऊपर जाते हैं, इसलिए इसका नाम अंधेरी पोल या अंधेरी गेट रखा गया है। ये पहला गेट है जो मेन एंट्रेंस गेट है, और यहाँ मुझे लगता है कि उस वक्त राजा ये समझते होंगे कि यहाँ तक जो दुश्मन है वो अब नहीं आ सकते, क्योंकि पहले के जो गेट्स हैं वो बहुत छोटे हैं, नैरो हैं, और ये बिल्कुल स्ट्रेट गेट है। स्ट्रेट गेट के सामने सीधा ये रास्ता जाता है अंदर, और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जब दुश्मन आते थे तो उन्हें लगता था कि आप उन किले में प्रवेश कर चुके हैं, और एंट्रेंस होने के बाद फिर जब वो अंदर जाते थे तो अंदर जाकर एक बड़ी खाई होती थी और उस पर घास फूस डाल दिया करते थे उस ज़माने में जो राजा के संतरी होते थे, और इस तरह से दुश्मन अपनी ट्रैप में फंस जाता था। और फिर इसके बाद यहाँ पर दो गेट, एक इस तरफ भी ये गेट निकलता है, तो एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन हो जाती है। अंधेरी गेट इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आते आते थोड़ा अंधेरा सा हो जाता है, डार्कनेस की वजह से इसका नाम अंधेरी गेट दिया गया है। ये सैनिकों के लिए सिक्योरिटी के हिसाब से ये होल्स बनाई गई हैं, जिसमें से गर्म पानी या तेल इसमें डाला जाता था। जो दुश्मन नीचे होते थे वो सीधा उनको जाकर हिट करता था। तो ये ऐसे सुराख बने हुए हैं और सामने से नज़र नहीं आते, लेकिन यहाँ सैनिक चौकन्ने होकर अपना काम अपने समय से तमाम कर सकते हैं। कुछ बहुत बड़े होल्स हैं, बड़े सुराख हैं, कुछ छोटे हैं, तो ये उस समय की ज़रूरत के हिसाब से हो सकता है कहीं तीर कमान के लिए रखा गया हो, कहीं और कुछ के लिए। तो ये सारे सिक्योरिटी के पर्पस से इस तरह के होल्स को डेवलप किया गया है ताकि किले को सुरक्षित रखा जा सके। अब यहाँ जो सामने जो बिल्डिंग हमें नज़र आ रही है, इसे मैरिज हॉल का नाम दिया गया है। राजा हमीर उस समय इसका इस्तेमाल मैरिज हॉल के रूप में करते थे। शादी वगैरह का जितना भी प्रोग्राम होता था वो यहीं सारे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाता था, और ये इसको मैरिज हॉल का नाम दिया गया है। और एक मैरिज हॉल के साथ साथ ये आप देख रहे हैं कि एक दूसरा पार्ट है जिसमें जिसको कहा जाता है कि इनसाइड द बिल्डिंग इसमें गेस्ट हाउस के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये वो जगह है जहाँ मैरिज हॉल का इस्तेमाल जिसके लिए होता था, और फिर इसको गेस्ट हाउस के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह आप देख पा रहे हैं ये सामने की तरफ बैठने की जगह है। उसके बाद ये पूरा इस तरह से हॉल है जो कि मैरिज हॉल कम गेस्ट हाउस उस ज़माने में होता था। और इसका जो लुक है आप यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत लेक है यहाँ पर, जो आपको नज़र आ रहा है, झील है, और इसमें विंडोज़ लगे हुए हैं। हर वक्त बहुत ठंडी हवा आ रही होती है, और उसके साथ साथ सीनरी के साथ साथ यहाँ से जो लुक नज़र आता है वो बड़ा ही खूबसूरत है। तो इस तरह यहाँ से फिर हम आगे निकलते हैं, इसके पीछे के लुक की तरफ देखते हैं कि पीछे क्या था। ये पीछे जो जगह आपको नज़र आ रही है वो कई लेक्स हैं, और लेक्स के साथ साथ जो है वो इसमें यहाँ से एंट्रेंस गेट है, यहाँ से साफ नज़र आ रहा होगा आपको। और ये जो सामने पूरा एरिया है ये असल में नेशनल पार्क है ये, और इस नेशनल पार्क के 10 जोन हैं। तो जहाँ अभी हम खड़े हैं वो भी एक ज़ोन है उसका। सामने ये लेक है, ये पूरा बैक साइड का पूरा एक नज़ारा है। और आप देख सकते हैं कि पीछे कितनी गहरी खाई है और कितने सिक्योरिटी का बेहतर इंतज़ाम से इसको फोर्ट को बनाया गया है, जिसकी वजह से इस फोर्ट को, इस किले को भेदना बिल्कुल नामुमकिन सा है। रणथंभौर फोर्ट में एक मज़ार भी है, और ये आपको दिख रहा होगा, ये मज़ार है। कहा जाता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी के साथियों और उनके सैनिकों के ये कब्र है, उनके सोल्जर्स का ये कब्र है। ये जो मज़ार है वो दरगाह
काजी पीर जनाब का मज़ार है ये। और ये गुंबद युक्त संरचना है जिसमें प्रवेश हेतु मेहराब द्वारा बने हैं ये। और ये पूरा मज़ार आपको दिख रहा है। जैसा मैंने पहले बताया था कि इसमें कई सारे दरवाजे हैं यानी गेट हैं जिसको पोल का नाम दिया गया है। उस पोल में ये भी एक पोल है, एक दरवाज़ा है इस में जिसको नाम दिया गया है, दिल्ली पोल का नाम दिया गया है, यानी दिल्ली दरवाज़ा का नाम इसको दिया गया है। सामने जो इमारत आपको नज़र आ रही है वो इमारत है बादल महल इसे कहते हैं। और ये उस वक्त राजा हमीर देव ने अपने लिए इसको ख़ास बनवाया था। और इस बादल महल में ये 2 मंजिला भवन है, इसमें कई कक्ष हैं जो, और सामने एक बरामदा है और एक खुला आंगन है। चूने का प्लास्टर से इसको बनाया गया है। इसमें एक डांसिंग हॉल भी है। आइए देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है और इस तरह से ये बादल महल है, यानी ये बेसिकली यहाँ पर जब गेस्ट वगैरह आते थे या राजा ख़ुद अपनी रानियों को बुलाते थे तो डांस वगैरह का जो प्रोग्राम है वो यहाँ कराया जाता था। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से है यहाँ पर। तो इसको बादल महल का नाम दिया गया है। और डांसिंग वगैरह का जो प्रोग्राम होता था वो यहाँ पे होता था। यहाँ पे स्टेज पीछे की तरफ लगाया जाता था और यहाँ पर राजा बैठते थे। ये डांसिंग एरिया होता था। और फिर ये देखिए यहाँ से रानियाँ, एंट्रेंस गेट है ये, यहाँ से रानियाँ एंटर करती थी। और इस तरह ये बादल महल में ये पूरा जो प्रोग्राम है ख़ास तौर से शाम का नृत्य का और ये सारा डांसिंग का ये सारा प्रोग्राम यहाँ होता था। तो इसको बादल महल नाम दिया गया है। इसमें कहा जाता है कि बहुत सारे कलर्स इसमें किए गए थे और हीरे जवाहरात इसके अंदर जो है वो लगाए गए थे। और जिससे जब इस पर लाइट पड़ती थी तो बड़ा ही रिफ्लेक्शन होता था। और उस रिफ्लेक्शन से यहाँ जो शाम होती थी वो बड़ी सुहावनी होती थी। तो इस तरह ये बादल महल है। और ये बादल महल ये पूरा इसका सामने का व्यू है। और फिर आइए देखते हैं यहाँ से सामने क्या नज़र आता है। एक पदम लेक है ये और एक राजभर लेक है। ये जो सामने नज़र आ रहा है वो आपको राजभर लेक है। वो जो जगह आपको लाल सी बिल्डिंग नज़र आ रही है वो योगी महल इसको कहते हैं, यानी उस वक्त के राजा के जो योगी होते थे वो वहीं ठहरते थे। और ये जो लेक है वो पदम लेक है। और आगे चलकर जो दूसरा लेक आपको नज़र आ रहा है वो राजभर लेक है। असल में इस पार्क को 10 जोन में बांटा गया है और ये जो जोन में अभी हम खड़े हैं वो जोन नंबर 3 है। तो इस तरह ये बादल महल मैंने अभी आपको दिखाया। ये असल में 2 मंजिल की इमारत है और इस 2 मंजिला इमारत में ये पूरा बादल महल है। और इसका जो लुक है वो इतना खूबसूरत है, यहाँ से देखने के बाद नज़र आता है। और फिर मौसम के एतबार से भी ये बड़ा ही कूल प्लेस है। अभी इस वक्त दोपहर का वक्त है तकरीबन, लेकिन आपको यहाँ पर ज़रा भी गर्मी का थोड़ा भी एहसास नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इतनी ऊंचाई पर इस महल को बनाया गया है। ये जो सामने आपको तालाब नज़र आ रहा है ये रानी हौज़ है, इसे यहाँ रानी हौज़ कहते हैं। ये रानी का तालाब है और जो प्रिंसेस होती थी, राजकुमारियाँ होती थी, वो यहीं आकर स्नान वगैरह करती थी। ये उनका शावर एरिया होता था। और कोने पे जो आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है वो कहा जाता है कि यहाँ पर जब अलाउद्दीन खिलजी जीत गए थे तो उन्होंने यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई थी और इसमें नमाज होती थी। लेकिन इससे पहले बताया जाता है कि वो प्रिंसेस का चेंजिंग रूम हुआ करता था। तो ये एक बड़ा तालाब था जो इसके अलावा यहाँ पे वाटर रिजर्व्स का भी ये एक बड़ा सोर्स था उस ज़माने में कि पानी के जो स्रोत हैं वो उसको यहाँ पे मेंटेन रखा जाए, पानी की जो भी ज़रूरत है उसको पूरी की जा सके। ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है इसे 32 खंबा छतरी कहते हैं। 32 खंबा छतरी असल में राजा हमीर देव के जो पिता थे उनकी याद में इसको बनाया गया है, जो कि 12.5 बाई 12.5 पैरामीटर का है जो इसका छत है। और इसमें 32 जो पिलर्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। ये 2 पत्तियों में है, 2 लाइंस में इसको बनाया गया है और 8 एंगल के हिसाब से इसको बनाया गया है। इसमें 3 छोटे छोटे गुंबद भी बने हुए हैं। ये राजा हमीर देव के पिता राजा की याद में इसको बनाया गया था।
और इसको एक मीटिंग हॉल की तरह भी इसको इस्तेमाल किया गया था। यहाँ एक फाउंटेन होता था, एक फव्वारा यहाँ होता था। इसमें टेम्पल्स भी बहुत सारे हैं। अंदर राजा हमीर देव पूजा के लिए यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जिसका इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह ये 32 खंभा जो छतरी है वो मीटिंग हॉल के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता था। और राजा हमीर देव के फादर के उन्होंने 32 वर्षों तक जो रूल किया था उसकी याद में इसको बनाया गया था। ये 32 खंभा महल है। इस तरह से कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है और इतनी ऊंचाई पर एक ही पहाड़ी पर इस तरह का कंस्ट्रक्शन उस वक्त, जबकि सीमेंट वगैरह का भी कोई ईजाद नहीं था, कोई ब्लॉक्स नहीं होता था, उस वक्त बनाना कितना आश्चर्य की बात है, कितना सरप्राइजिंग है ये सब कुछ। ये सामने जो मैदान इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ये इस वक्त गार्डन है, लेकिन उस वक्त के राजा के समय ये परेड ग्राउंड होता था। जो फोर्सेस होती थी वो यहाँ राजा हमीर देव की परेड करती थी। तो ये पूरा एक लंबा चौड़ा ग्राउंड है। उधर पेड़ों की वजह से काफ़ी हिस्सा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये पूरा जो ग्राउंड है वो पूरा राजा हमीर देव का पुलिस कह सकते हैं इसको, एक सोल्जर्स ग्राउंड था जहाँ सिपाही परेड करते थे। ये राजा हमीर देव का सबसे बड़ा महल है। इसके साथ में एक छोटा महल है जिसका छोटा एंट्रेंस गेट है, और ये महल था राजा हमीर देव का। अभी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है ये, और ये इसका एंट्रेंस गेट है जहाँ से आप अंदर की तरफ जा सकते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं इस पर लिखा है नो एंट्री, और काफ़ी सारी चीज़ें डैमेज हो गई हैं, इसकी वजह से इसके अंदर जाने की इजाज़त इस वक्त नहीं है, परमिशन नहीं दी गई है। और ये मेन राजा हमीर देव का जो पैलेस है, महल है, उसका ये द्वार है। ये गेट आप देख रहे हैं कि कितनी मजबूती से इसे बनाया गया है। कई सौ सालों के बाद भी जो लकड़ी है वो उसी तरह अभी भी उसी सिचुएशन में मौजूद है। कितनी मजबूती है इससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से जो इसका व्यू है वो कितना खूबसूरत है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ से जो सारे पैलेसेस हैं उसके कम्युनिकेशंस भी बड़े आसान थे। जो वॉच टावर्स उस वक्त होता था वो आप देख रहे हैं, कुछ वॉच टावर्स आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा। तो वहाँ से जैसे ही राजा बाहर निकलते थे तो कम्युनिकेशन वॉच टावर के थ्रू हो जाता था। उसमें फ्लैग्स लगाए जाते थे, और फ्लैग्स ये बताता था कि अभी जो सिग्नल है वो क्या है, क्या ये सिग्नल डेंजर का सिग्नल है या फिर ये पीसफुल सिग्नल है। इस तरह ये राजा हमीर देव का महल है। ये जो सामने ये रखे हुए पत्थर नज़र आ रहे हैं, लोगों की मान्यताएं हैं इसमें। लोगों का बिलीफ है कि जो ये पत्थर इस तरह से बनाते हैं और रखते हैं तो उससे उनकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है, उनकी जो दुआएं हैं वो सुनी जाती हैं, वो ब्लेस्ड होते हैं। तो ये इन पत्थरों के पीछे की मान्यता है। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, इस तरह से पत्थर जोड़ते हैं। ख़ास तौर से लोगों की मान्यता ये भी है कि मकान बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो इसलिए भी इसको इस तरह बनाते हैं यहाँ पे लोग। अब ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा जिसको पद्मा तालाब कहते हैं, और जो राजा हमीर देव की एक प्रिंसेस थी जिसका नाम पद्मा था। तो यहाँ पे जो आपको ये तालाब नज़र आ रहा है, उस तालाब को अगर आप देखेंगे तो इस तालाब का जो इतिहास है वो ये है कि इसमें जब कहा जाता है कि राजा हमीर देव के तीनों कमांडर ने जब राजा हमीर देव से गद्दारी की थी, क्योंकि राजा हमीर देव जीत गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कहा गया था कि अगर हम जीत जाएं तो आपने ऑरेंज जो फ्लैग है वो फहराना है, और अगर हम हार जाएं तो ब्लैक फ्लैग, चूँकि ब्लैक फ्लैग अलाउद्दीन खिलजी का फ्लैग था, तो उसको फहराना है। लेकिन उसने अलाउद्दीन खिलजी ने जब उन्हें लालच दिया तो वो उस लालच में आ गए, और उन्होंने यहाँ ऑरेंज फ्लैग की जगह जीत के बाद भी ब्लैक फ्लैग फहरा दिया। तो ब्लैक फ्लैग फहराने के बाद राजा हमीर देव ने अपनी रानियों को और राजकुमारियों को ये कह रखा था कि उसके बाद उसके सैनिक आएंगे और उठा कर ले जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि आप लोग जौहर कर लेना। जौहर भी दो तरह का है, एक वो है जो शादीशुदा औरतें करती हैं, उसको अग्नि जौहर कहते हैं, और एक वो जौहर है जो जल जौहर होता है जो गैर शादीशुदा यानी प्रिंसेस जो राजकुमारियाँ थीं उन्होंने किया था। इसके बारे में ये बात कही जाती है, ये सच्चाई कितनी है मालूम नहीं, लेकिन बस एक बात कही जाती है, लोगों की यहाँ पर मान्यता है कि तकरीबन 8000 लोगों ने इस तरह से जो जौहर है, जल जौहर है, क्या था अग्नि जौहर, वो आगे का जो वो हिस्सा है उसमें बताया जाता है कि रानियों ने किया था। तो और इसको पद्मा तालाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इन आयरन रॉड्स के में धागे बंधे हुए हैं। ऐसी मान्यता है लोगों की कि जो लोग जिस नीयत के साथ इस धागों को यहाँ बांधते हैं, उनकी वो जो मनोकामना है वो पूरी होती है। कि इसका नाम रणथंभोर किला क्यों है, तो रण के मतलब होता है इसके पीछे जो पहाड़ी है वो असल में बैटलफील्ड हुआ करता था उस ज़माने में, और उस बैटलफील्ड की वजह से यानी रण
फील्ड की वजह से इसको रण नाम दिया गया। और जो थम है वो असल में गढ़ को बोलते हैं, यानी किले को बोलते हैं। और भोर का मतलब होता है बीच में जो आपको एक नाला जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो किला इस तरह बना हुआ हो कि बीच में उसके नाला हो और पीछे उसके रण हो, तो इस तरह से इसका नाम रणस्थान भंवर जो है वो रखा गया था। बाद में जब अंग्रेज़ यहाँ आए और वो इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इस शब्द को बोल नहीं पाते थे, तो उन्होंने फिर उसको रणथंभौर कहना शुरू कर दिया।